exhalation. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Now rub your both palm. Cover your eyes. Both hands down. With few blink, open your eyes with a smile. So welcome you all in क्वेश्चन सेशन। अभी आज हम लोग आज भी 20 क्वेश्चंस का टारगेट बना के चलेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम मुझे सब लोग आंसर करेंगे, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जितने भी साधक जुड़े हुए हैं मुझे आंसर करेंगे, टेक्स्ट करेंगे कि आप सभी ने 20 के 20 क्वेश्चंस पूरे करें जो मैंने भेजे थे ग्रुप में। जल्दी मुझे मैसेज करके बताइए यस 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 यस। नो आंसर, नो नो नो। ठीक है, मतलब जो यहाँ कराया जाएगा बस उतना ही करना आप लोगों को। एनटीए वालों ने बहुत टाइम नहीं दिया हमें, वेरी बैड। मैं समझ सकती हूँ बहुत प्रेशर है आप सभी के पास, बट कोई बात नहीं। सिर्फ दो क्लासेस होती है ना रिसर्च की, प्रैक्टिस की ना, तो वो क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल के हैं, वो आ चुके हैं। नहीं कोई बात नहीं है, मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली। आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आप लोग उसको सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। मैं डिफरेंट पेपर से ढूंढ के लेकर आती हूँ, है ना, तो कोई नहीं, मेरा कोई लॉस नहीं होगा। खैर मेरी तो प्रैक्टिस ही होगी, बट आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में शायद उसके आसपास से कहीं कॉन्सेप्ट आ जाए ना, तो भी प्रॉमिस कीजिए कि आपको अभी मंडे तक जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके बीच में आपको टाइम निकालना है और उनको भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सॉल्यूशन भी उसमें मेंशन है, जो इंग्लिश के हैं इंग्लिश वालों के लिए भी हो जाएगा और जो हिंदी वाले हैं उनका हिंदी का भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो किसी के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो आज मैं थोड़ा फास्ट करूँगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है। जितना कम होगा उतना कम डिस्कशन करेंगे, राइट, क्योंकि बाद में मेरे को वही लग रहा है नहीं मिलता है टाइम। आप लोगों की क्लासेस भी बहुत सारी हो गई हैं। चलिए, तो बहुत सब प्रॉमिस कर रहे हैं तो अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, मेरे से प्रॉमिस करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप खुद को बोलिए कि हाँ आज हम पक्का वाला प्रॉमिस कर रहे हैं और जैसा भी होगा हम ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं बता दूँ आज भी हम जो क्वेश्चन करेंगे, अरे कुछ भी आर्य जी मैं पूछ रही थी ग्रुप में, मैंने लास्ट टाइम हम लोगों ने 10 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए थे, राइट। और अभी फिर मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दिया था, बाकी जो रह गए उनको अपने आप सॉल्व करना है। तो मैं वही पूछ रही थी किस किस ने किया है, जिनका नहीं हुआ है वो अपना कर लेंगे। बाकी आज भी हम 2020 के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगा 2019 का हम लोग करेंगे, ठीक है। सिर्फ एक ही क्लास लेंगे 2019 के पेपर से, और उसके बाद हम लोग 2021 का जो हमारे पेपर में आ चुके हैं, ठीक है, योगा वाले बच्चों के पेपर में आ चुके हैं, उसको सॉल्व करेंगे। और आई थिंक इतना इनफ होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से इनपुट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसी के इर्द गिर्द ही आपको टॉपिक तैयार करना अपना। ओके, मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, मुझे बताएंगे सभी। मेरी स्क्रीन सभी को विजुअल होगी? यस मैम। ओके, चलिए जी। तो आपका पहला क्वेश्चन है आज, जो कि ये आ चुका है 2020 का ही, जून का ही है। आई थिंक ये 6 नंबर का पेपर था, तो उनमें से 10वां क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, आप लोग सॉल्व करेंगे इसको।
चलिए, सभी आंसर करेंगे। जिसको हिंदी में समझ में आता है हिंदी में करेंगे, जिनको इंग्लिश में आता है इंग्लिश में करेंगे। वैसे आप लोग प्रेफरेंस दीजिए इंग्लिश को, क्योंकि उसके वर्ड्स को समझना थोड़ा आसान होता है। A university teachers proposed a research project on why parents are apathetic to the university programs. Which of the following research method will be most appropriate for the project? सभी का सी आंसर आता हुआ। विश्वविद्यालय का एक शिक्षक इस बारे में एक शोध परियोजना प्रस्तावित करता है कि माता पिता विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के प्रति क्यों उदासीन रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि अच्छी होगी, बताएंगे? मेंबर से सब करेंगे फटाफट जो आपको समझ में आता है, ठीक है। अब मान के चलिए कि मैं एग्जाम सेंटर पे हूँ भी, ठीक है, सभी को सी लग रहा है, ठीक है। कुंजी बिहारी जी आप बताइए सी क्यों? मैम, सी में ना पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड है, तो विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के प्रति क्यों उदासीन रहते हैं, तो इसलिए जो माता पिता हैं वो इस विशेष में लगवा दिया मैम जी। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या देखना है, बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर सी। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे पता 2 मत दिए गए हैं, मैं दिखाती हूँ आंसर क्या है यहाँ का। देखिए, ये जिन्होंने सॉल्व किया हुआ है इस पुस्तक के अनुसार वो डी को ज़्यादा रिलायबल मानते हैं, राइट। बट हमारे यूजीसी वालों ने उन्होंने रिलायबल उसको दिया जिसको आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, यानी सी को। वो पार्टिसिपेंट वाला मेथड ज़्यादा रिलायबल मानते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली स्कूल को क्या चाहिए कि वो ये देखना चाहते हैं कि माता पिता क्यों नहीं है इतने एक्टिव है, क्यों इतने उदासीन से रहते हैं, यानी कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखती नहीं है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए वो पार्टिसिपेंट वो खुद उसमें इन्वॉल्व होके ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम उनके डी क्यों एक बार बता देंगे? देखो, डी का जो है एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड इसलिए होता है कार्योत्तर, यानी कार्य के खत्म होने के पश्चात जो हम लोग रिसर्च करते हैं, है ना। अब उस कार्य के बारे में हमें विवरण इकट्ठा करना है कार्य की समाप्ति के पश्चात। यही चीज़ यहाँ ऊपर भी हो रहा है कि उनकी उदासीनता क्या है, क्यों वो इतने एक्टिव नहीं है, क्यों वो इतना लाइटली लेके जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में स्कूल स्टडी करेगा, राइट। तो जब स्टडी करेगा तो कैसा करेगा, एक्सपोज फैक्टो में ही जाके करेगा। और ये एक्सपोज फैक्टो ही जब और पुराना हो जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हिस्टोरिकल रिसर्च में, जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री, है ना, जिसमें ऐतिहासिक चीज़ों का रिसर्च किया जाता है, राइट। तो दोनों चीज़ों अब आपको यहाँ पे रखना है कि सी लेके जाना है फिर डी लेके जाना है, बट मैं प्रेफरेंस दूंगी अकॉर्डिंग टू नेट यूजीसी आप सी को ही लेकर जाइएगा आगे, ठीक है, क्योंकि आयोग के द्वारा जो है इसी को रिलायबल माना गया है। बट दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो यही चीज़ें होती हैं जो कंफ्यूज करती हैं। मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे, ओके, तो मैंने डाउनलोड नहीं किया। चलिए मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। अभी भी नहीं हो रहा। ओके, बैठो। चलिए, बहुत अच्छे से आप लोगों ने आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग, सॉरी 12 देखते हैं। ये भी 2020 का ही है मैम। 11 10 हुआ, उसके बाद 11। नो 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 नो, ये मैंने अलग अलग पेपर से उठाए हुए ना, तो उसमें क्या था, पूरे 50 के 50 क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो अभी जो हमने लास्ट टाइम किया तो उसमें आपने देखा होगा 6 7 8 9 10, तो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सीक्वेंस में उन्होंने पूछ लिया था। लेकिन अब कई पेपर हमें ऐसे भी मिलेंगे जिसमें रिसर्च का पहले बीच में कहीं क्वेश्चन पूछ लिया, फिर भी आगे जाके 40वें नंबर पे पूछते हैं,
फिर उसके आगे जाके फिर 45वें नंबर पे पूछते हैं, फिर लास्ट का तो 45 से 50 तक तो आपका पता ही है पैराग्राफ का होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम सीक्वेंस में जा रहे हैं, ठीक है, बस आपको क्वेश्चन से मतलब रखना है, ठीक है जी, क्योंकि डिफरेंट पेपर से, एक पेपर से नहीं लिया गया है। चलिए जी, ये स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है रिलायबिलिटी इज अ नेसेसरी बट इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी एस्पेक्ट ऑफ अ रिसर्च टूल। किसी शोध उपकरण में विश्वसनीयता एक आवश्यक अपेक्षा है लेकिन वैधता के लिए पर्याप्त नहीं। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड पढ़ेंगे सभी। प्लीज अगर आंसर दिख जाए ना, चीटिंग नहीं करेंगे। आई होप कि आपने देखा नहीं है। चलिए आंसर करेंगे सभी। स्टेटमेंट सेकंड कहता है वैलिडिटी इज threatened when a test measure only the construct it is designed to measure in a research। शोध में जब कोई परीक्षण केवल उन्हीं विशिष्ट संप्रतियों का मापन करता है जिनके मापनार्थ अभिकल्पित होता है। बहुत बहुत टॉप लेवल का हिंदी यूज करते हैं, तो बिल्कुल आप प्रेफर कीजिएगा, प्रेफरेंस दीजिए इंग्लिश को, ठीक है। नहीं समझ में आते हैं ना, वहाँ पे आप स्क्रॉल करके हिंदी पे जाइएगा। चलिए सभी का ए आता हुआ दिख रहा आंसर। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी ट्रू बता रहे हैं, ठीक है। योग के फिटनेस से बताएंगे ए क्यों। हेलो जी हेलो मैम, बोलिए। मैं तो मतलब मैंने ये कर दिया, मैंने बहुत टाइम से क्लास की। कुछ समझ में नहीं आया। मैम मैं बताऊं, आपने हाँ जी इसमें बताइए प्लीज। रेड पेन कर रखा है ना, वैधता के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर हाँ नीचे भी यहाँ लिखा है परीक्षण वैधता को खतरा होता है। हाँ तो ये दोनों लॉजिक मैंने जोड़ के और इसको फर्स्ट लगाया। ए, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी एक के साथ जाना चाहते हैं। अभी आंसर मिस्टर परफेक्ट जी का चेंज होता हुआ दिख रहा है, तो कौन मिस्टर परफेक्ट जी के साथ जाना चाहते हैं? अपना डिसीजन बदलिए, फिर से सोचिए। मैम एक्चुअली मुझे सेकंड स्टेटमेंट समझा ही नहीं। अच्छा मैं फर्स्ट बताती हूँ। समझ में आया, सेकंड समझा ही देखो नहीं। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, शोध में जब कोई परीक्षण केवल उन्हीं विशिष्ट यानी परीक्षण वो करते हैं या किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, तभी करते हैं मेज़र जब उसके लिए वो डिसाइड करते हैं कि इस चीज़ के लिए ये मेज़रमेंट करना है मुझे, ठीक है। अब उस मेज़रमेंट के लिए क्या बोल रहे हैं ये कि जिसको मापनार्थ अभिकल्पित होता है तो परीक्षण की वैधता को खतरा होता है। अगर हम किसी चीज़ का टेस्ट कर रहे हैं तो ये सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये उसके लिए खतरा हो सकता है। अगर रिसर्च में हम डेटा को टेस्टिंग के लिए लेके जाते हैं तो इनके सेकेंड वाले स्टेटमेंट से ये समझ में आता है कि नहीं करना है क्योंकि उससे खतरा हो सकता है उस डेटा के लिए, ठीक है। ओके क्या मैम। ये बात सच है? ऐसा देखते हैं हम लोग मैम गलत है शायद। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग फिर से सोचिए और अभी फिर से आंसर करेंगे सभी। देखो ध्यान से समझना है आपको, सोचना है कि पूछ क्या रहे हैं, क्योंकि जल्दी में हम लोग इग्नोर करते हैं। रिसर्च का पेपर जो बहुत इजी आता है क्वेश्चंस, हम उसको ऊपर से पढ़ते हैं, इस वजह से हम गलत हो जाते हैं। चलिए तो 12 का आंसर, सभी अपना आंसर मत बदलते हुए लेकर जा रहे हैं, तो बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट इज सेकेंड फॉल्स। वाई? देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, मैं हिंदी को एक्सप्लेन करती हूँ। शोध उपकरण में यानी जो कि हम टूल्स यूज करते हैं, ठीक है, विश्वसनीयता एक आवश्यक अपेक्षा है, यानी उसमें विश्वसनीयता होती है जो भी हम टेस्टिंग का टूल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
और ज़रूरी भी नहीं है कि हम टेस्टिंग के लिए भी हम वैध भी नहीं है, कंपल्सरी भी नहीं है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और सेकेंड थिंग ये कहते हैं कि शोध में जब कोई परीक्षण केवल उन्हीं विशिष्ट संप्रतियों का मापन यानी किसी पर्टिकुलर डेटा का हमें मापन करना है, ठीक है, उसको एनालाइज करना है, उसका रिजल्ट निकालना है, तो बल्कि यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है, नहीं भैया उसको हमें टेस्ट के लिए करना है, इसी से हमारे जो रिसर्च का रिजल्ट आएगा वो ऑथेंटिक निकल के आएगा। तो ये चीज़ें तो होना चाहिए, इससे तो कोई डेटा को खतरा नहीं, कोई रिसर्च के टॉपिक को खतरा नहीं। हाँ, खतरा उनके लिए हो जाएगा जिन्होंने गलत तरीके से उसको सेट किया हुआ है, ठीक है, गलत तरीके से अपना इंटरवेंशन बनाया है, या इंटरवेंशन में कोई कमी रह गई है, या उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया हुआ है उसमें कुछ कमी रह गई है, तो उस केस में अगर टेस्टिंग के लिए जाता है तो वो गलत हो जाएगा। बहुत छोटा एग्जांपल मैं देती हूँ। आपका रिसर्च तभी पब्लिश किया जाता है, या अगर आप पेपर भी लेके जाते तो इतने सारे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, तो उसको पेपर को सॉफ्टवेयर में डालते हुए बता देते कितने % आपने खुद से उसको किया है या फिर आपने चीटिंग करके उसको बनाया हुआ है। अगर आपने चीटिंग करके बनाया, किसी और का मटेरियल उसमें इनपुट किया हुआ है, देन आपका वहाँ पे एरर दिखाएगा, और एरर में फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं पेपर। कई लोगों का सुना होगा कि क्यों आपका पेपर सक्सेसफुल नहीं हुआ या आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्यों रिजेक्ट हो गया। तो यही सारी रीजंस हैं। तो टेस्टिंग से एक तो डेटा का मिल जाता है रिकॉर्ड अच्छा, और दूसरा रिलायबल भी रहता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए फिर भी तो आप लोग पढ़ लेंगे, आंसर में यही चीज़ समझाया गया। तो सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे सभी। इतना दूर हो गया ये, ठीक है, मैं और छोटा कर रही हूँ, आप लोग जूम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे सभी। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। निम्नलिखित सूची में से वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं की पहचान कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। साइंटिफिक मेथड को बताना है। क्लियरली डिफाइन वेरिएबल्स एंड प्रोसीड्यूर्स, स्पष्ट रूप से परिभाषित चर और पद्धतियाँ। एम्पिरिकली वेरीफेबल हाइपोथेसिस। सभी करेंगे जितने भी लोग जुड़े फटाफट। सभी एक ही तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आंसर तो नहीं देख लिया था मैं उसको बहुत स्मॉल कर रही थी तो दिख गया था थोड़ा सा आंसर। इसमें क्लियरली लिखा है ना मैम, क्लियरली रूप से परिभाषित। हाँ, ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है बिल्कुल। हाँ जी, दी तो बहुत एक्टिव हो गए, वेरी गुड दी। चलिए, फर्स्ट आंसर जिन्होंने भी दिया बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अभी मुझे ये पढ़ के बता देंगे जल्दी से। राधिका दी, आप ही पढ़ के बता दीजिए। आपने ए लिया तो क्यों लिया, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। यही वाला। हाँ, यही ए बिल्कुल सही है जी। हाँ, ये दिया हुआ है ना, क्यों सही है, आप पढ़िए इसको। इसमें चर और प्रविधियां सुपरिभाषित होते। इसमें इंद्रियानुभाविक सत्यापनी परिकल्पनाएं होती, इसके परिणाम को दोहराया जा सकता है। ये प्रतिस्पर्धी परिकल्पनाओं को नकारने में सक्षम होती है वैज्ञानिक विधि। ठीक, वेरी गुड। तो इसमें क्या होता है, जो भी वेरिएबल्स हैं या भी जो भी मेथड होते हैं उन सबको अच्छे से अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। इंद्रियानुभव यानी जो भी कॉन्सेप्ट दिया जाता है उसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उन परिणामों को, उन रिजल्ट को आप दोहरा भी सकते हैं। अगर किसी रिसर्चर ने बोल दिया कि हाँ सूर्य नमस्कार से आपका वेट रिड्यूस होता है, ओबेसिटी खत्म होती है, और उन्होंने ये प्रूव कर दिया, तो आप दोबारा लेकर जाएंगे, आप करते हैं उसी के तरीके इंटरवेंशन फॉलो करते हैं, तो आपको भी सेम वही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये परिकल्पनाओं को नकारने में भी सक्षम है। तो जो हाइपोथेसिस और किसी के हाइपोथेसिस भी है तो उनको भी जस्टिफाई करने में सक्षम होता है, तो वही साइंटिफिकल मेथड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर
15। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और प्लीज़ इन सब के बारे में क्लस्टर सैम्पलिंग, डायमेंशनल सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और भी जितने सैम्पलिंग हैं उन सबको आप तैयार करके जाएंगे। आप देख रही होंगी क्वेश्चन कहाँ से बन के आ रहे हैं, है ना। चलिए आंसर करेंगे सभी। आप प्लीज़ जूम कर लीजिएगा। सभी डी बोल रहे हैं, वॉइस ब्रेक। मैंने ये बोला हुआ है कि आप जूम कर लीजिएगा, क्योंकि मैं करूँगी तो फिर आपको आधा आधा दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे बताना निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन विधियाँ शोध में असंभाव्यता है या नॉन प्रोबेबिलिटी को निर्धारित करता है। आपको ये भी पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, मुझे कौन बताएंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में कि उसके अंतर्गत कौन कौन से मेथड आते हैं। सभी सी का आंसर दे रहे हैं। चलिए देखते देखते मुझे बताएंगे। मैं बताऊँ मैम? हाँ ठीक है। प्रोबेबिलिटी के अंदर जनरली आता है, प्रोबेबिलिटी मीन्स कि एनीवन कैन बी सिलेक्टेड फॉर सैम्पलिंग, सबके चांसेस रहते हैं इक्वली। ओके, बट इससे आते हैं स्ट्रेटिफाइड, रैंडम, सिस्टमैटिक एंड क्लस्टर, ये प्रोबेबिलिटी के अंडर आते हैं। ओके, और नॉन प्रोबेबिलिटी जो अभी हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर स्नोबॉल है, जजमेंटल भी है और डायमेंशनल भी इसके अंदर ही आता है। स्नोबॉल, एक्सीडेंटल, कोटा, उसके सब ये नॉन प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल हैं। ओके ठीक है, वेरी गुड। चलो मैम ने बता दिया। देखते हैं इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो सी जो आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, सेकेंड, 4 एंड 5। ठीक है, सेकेंड डायमेंशनल एंड सॉरी डायमेंशनल आपका उसमें आपका नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, एंड फोर्थ में आपके नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, और फिफ्थ भी आपका स्नोबॉल। अभी मैम ने जो एक्सप्लेन किया बिल्कुल वही चीज़ है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाएंगे आप सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम सभी। क्वेश्चन नंबर 11। अब ये दूसरे पेपर का है, 2020 का ही है, दूसरा पेपर। क्वेश्चन 11 को करेंगे सभी। A research hypothesis is a tentative statement postulating a relationship between factual and conceptual element of the variables. Second statement देते हैं, a researcher sets up a null hypothesis so that the deducted consequence of a research hypothesis may be directly tested. इसको थोड़ा समझना है, ये आंसर कर लेंगे। थोड़ा सा इन्होंने क्रिटिकल चीज़ों को इन्वॉल्व किया है। अच्छा, आप लोगों को दिख रहा है ऑप्शन? बहुत छोटे छोटे हैं। नहीं मैम, ऑप्शन नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहे हैं। ठीक, आप लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ लिया तो मैं दिखाऊं ऑप्शन जूम करके? आप लोग जूम कर रहे हैं तो भी नहीं दिख रहा है? दिख रहा है मैम, जूम करके दिख हाँ, रहा आप जूम कर लीजिए। ठीक है, वही है, बोथ स्टेटमेंट ट्रू हैं या बोथ स्टेटमेंट फॉल हैं। सी में स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। ओ बैटरी मेरी गायब हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो जाऊँ तो माफ़ करना, फिर अगली क्लास हम बाद में करेंगे, बट प्रे कीजिए कि मैं ऑफ ना मेरा सिस्टम बंद ना हो। चलिए आंसर करेंगे सभी। ऑलमोस्ट मैंने देखा आंसर आ गया है। नीरज मंडलोई जी ए बोल रहे हैं।
ये हैंड रेज है अदिति, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन के लिए रेज था। अभी आप मुझे ये बताइए आपने कौन सा ऑप्शन लिया और क्यों लिया? सॉरी मैम, मुझे पता नहीं चला कब रेज हो गया। अच्छा फंस गई अदिति। चलिए जी ठीक है। नीरज जी आप बताइए आप ए को क्यों ले रहे हैं? देखिए जो गलत है मैं उन्हीं को उठा रही हूँ। देख कर लगाया है, नीरज जी पकड़ेगा आज। कुंज बिहारी जी हंस रहे थे। कुंज बिहारी जी आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? मैम मैंने तो आंसर ही नहीं दिया। अरे भगवान है, क्या हो क्या रहा है, करना भी है नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। तो इसका आंसर जिन्होंने भी ए दिया है वो गलत है, डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्या मैम, क्या है आंसर? इसका आंसर सी बिल्कुल सही है सभी का। तो मतलब मैंने सेकंड बोला वाला हाँ स्टेटमेंट मैं रॉन्ग है क्या पूछा मैम? हाँ अभी बताते हैं कैसे। माफ़ कीजिए मेरे मुंह से गलती से डी निकल गया था, ठीक है। तो सी सही बता रहे। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। अ रिसर्चर सेट अप, फर्स्ट वाला तो एक्सप्लेन नहीं करना है ना, वो तो क्लियर है, जी मैम। ठीक है। अ मैम रिसर्चर कर दीजिए दोनों। अच्छा ठीक है चलो। शोध परिकल्पनाओं यानी जो हाइपोथेसिस है इनके, ठीक है, चरों के तथ्यात्मक एवं अवधारणात्मक तत्वों पर आधारित संबंध निरूपित करने वाला अस्थायी संभावित कथन है। यानी हाइपोथेसिस क्या होता है ये आप सभी को पता है। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट देता है, ठीक है, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, एक रिलेशन दिखाता है, ठीक है। मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें और जो रिजल्ट आने वाले उनके अंदर कुछ ना कुछ एक संभावना दिखाता है कि वो या तो हाइपोथेसिस होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, या फिर वो नल हाइपोथेसिस होगा, राइट। यानी या तो वो रिसर्च को आगे लीड करेगा या फिर वो नहीं करेगा। यही तो होता है ना आपका हाइपोथेसिस, यस मैम। है ना। तो ये यही चीज़ बोल रहे हैं कि ये अस्थायी, मतलब कंफर्म भी हो सकते हैं नहीं भी, कोई परमानेंट कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या था। अब सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, अ रिसर्चर सेट अप अ नल हाइपोथेसिस। रिसर्चर ने क्या सेट किया, पहले से उसने धारणा बना ली है कि वो नल हाइपोथेसिस ही करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस के बारे में भी आप लोगों को पता है क्या होता है, बताएंगे मुझे? दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं रहता है, जीरो रिलेशन रहता है। वेरी गुड, देखो आंसर आ गया, ठीक है। तो यही आंसर है। अब वो क्या बोल रहे, सो दैट, अब उन्होंने नल हाइपोथेसिस बोल के क्या बोल रहे हैं, वो हाइपोथेसिस कंडक्ट करना चाहते हैं और शोध करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं अपनी चीज़ों को, ठीक है। सो दैट द डिडक्टिव कंसिक्वेंस ऑफ अ रिसर्च हाइपोथेसिस में बी डायरेक्टली टेस्टेड। यानी अब उन्होंने नल हाइपोथेसिस कर लिया ताकि वो अपनी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर सकें, उसको टेस्ट कर सकें। बट ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पे इनको नल हाइपोथेसिस नहीं करना। नल हाइपोथेसिस करने का मतलब ये कि अब आगे आप अपनी रिसर्च को नहीं बढ़ा पाएंगे। आप आगे कैसे आप जाओगे, कैसे टेस्ट तक पहुँचोगे, नहीं। यहाँ पे इनको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रखना चाहिए था, ठीक है। तो आप नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पे बहुत क्लियर शब्दों में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। कथन सेकंड गलत है। शून्य परिकल्पना, जो अभी मैम ने बताया, बहुत वही चीज़ समराइज किया। शून्य परिकल्पना से आशय उस अंतरिम कथन से है जिसके अनुसार समग्र के दिए हुए किन्हीं दो चरों के मध्य कोई संबंध नहीं है, ठीक है, अथवा शून्य संबंध होता है, यानी उसका नल हाइपोथेसिस होता है, कोई संबंध नहीं है। शोधार्थी शून्य परिकल्पना को स्वीकृत, यानी उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो किसको लेगा, नल हाइपोथेसिस को, तो शून्य अथवा असिद्ध करने के लिए कार्य करता है। अब शून्य वाला हम क्यों रखते हैं, दो चीज़ आपको लेके ही चलना होता है ऑलवेज रिसर्च में, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। तो आपको क्या करना होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मैंने फर्स्ट क्लास बताया था, इसको सिद्ध करने के लिए आपको नल हाइपोथेसिस को फॉलो करना ही पड़ता है। मतलब आपको इसको बनाना ही पड़ेगा नल हाइपोथेसिस, ये नल हाइपोथेसिस है, तभी आपका ये प्रिंसिपल काम करेगा।
ठीक है जी। तो इन्होंने तो पहले ही बोल दिया कि मैं नल हाइपोथेसिस कर रहा हूँ, अब आगे वो टेस्ट भी करना चाहते हैं तो रॉन्ग होगा। ठीक है, दी को समझ में आगे लग रहा है। तो आगे बढ़े हम लोग, वो समझने वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। फॉर द फॉलोइंग रिसर्च प्रॉब्लम विच द लिस्टेड रिसर्च मेथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। बहुत आसान है। देखो कई केसेस भी दे रहे हैं, देखो आपने देखा होगा हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन के बाद केसेस आ जा रहे हैं कि एक आपको टास्क देंगे, आप बताइए कौन सा चीज़ अप्लाई हो रहा है। स्कूल प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस और ट्रस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ मदर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। विश्वास पर स्कूल प्रधानाचार्य का प्रभाव, निःशक्त बच्चों की माताओं का परिप्रेक्ष्य, यानी जो ऐसे पेरेंट्स, ऐसी माताएं जिनके बच्चे स्पेशल हैं, उनको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं और ट्रस्ट को बिल्ड करना उनके ट्रस्ट को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा आपके अकॉर्डिंग? सभी करेंगे जल्दी जल्दी, बी की तरफ बढ़ते हुए सभी दिख रहे हैं। और मैं बता दूं, समय आपका ना लेते हुए, बिल्कुल सही है बी। अब कुंज भी आ जी, आप बता दीजिए बी क्यों है यहाँ पर जल्दी से। ये तो आपने दिया है। मैम आप बता दीजिए ना। अरे बाप रे, गड़बड़ हो गया फिर तो। हाँ महुआ मैम आप बताइए। मैम किसी एक स्पेशल ग्रुप के ऊपर फोकस करके हम कर रहे हैं ना, तो दैट्स व्हाई इट्स अ फोकस ग्रुप डिस्कशन होगा। वाह, हम वो वेरी गुड मैम। स्पेशल चिल्ड्रन के ऊपर करके कर रहे हैं। राइट, ये चीज़ तो मेरे माइंड में भी नहीं आया था। ठीक है, बट आप बहुत अच्छा रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं, वेरी गुड। तो बिल्कुल सही है, ये मैम ने जो दिया हुआ है प्रिंसिपल, ये भी बहुत सटीक जा रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो फोकस ग्रुप डिस्कशन ग्रुप होता है उसमें एक एक्सपर्टीज़ होता है। ठीक है, और फिर बाकी और भी मेंबर्स होते हैं, प्लस इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन जैसा होता है कि डाउट्स को क्लियर किया जाता है। अल्टीमेटली उनको इन्फ्लुएंस करना है, पेरेंट्स, माता को, जो मदर्स हैं, उनको ये ट्रस्ट दिलवाना है कि सब चीज़ ओके है, ठीक हो जाएगा, पॉजिटिविटी देनी है, इनको एनकरेज करना है, जो भी चीज़ है, तो वो इसी मेथड में ही फुलफिल होता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला हम लोग लेंगे। डिस्क्रिप्टिव में नहीं होगा, ठीक है, एक्सपोज फैक्टर में नहीं होगा, तो ज़्यादा रिलायबल क्या है, बी वाला। एक्सपेरिमेंटल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर इसका देखते हैं, बिल्कुल बी आप लोगों ने जो सिलेक्ट किया है, बाकी और पढ़ लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करें सभी। आंसर करेंगे सभी। 13 है भी कि नहीं? 13 रिपीट हो रहा है शायद। थर्टी आप रहने दीजिए, आप कर, आई थिंक रिपीट ही रही है ना। चलिए 14 करेंगे हम सभी। आदि ने बिल्कुल सही आंसर किया, एज इन्होंने दिया है। हाँ जी, हाँ वही पूछ रही थी उसका आंसर क्या था एग्जैक्टली। ओके, किसका 13 का मैम? क्या क्लस्टर था क्या? क्लस्टर हाँ है जी इसका हाँ आंसर? जी हाँ जी हाँ जी। ओके ओके, तो पता है ना क्यों? ठीक है, पढ़ लीजिएगा। चलिए 14 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये सही क्वेश्चन आ गया हमारे पास। जूम कैसे करूँ मैं इसको? चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 14, देखेंगे राइट हैंड साइड पर। जूम कर लीजिए आप सभी। स्टेटमेंट में दिया गया है, क्वालिटेटिव रिसर्च इज एन अम्ब्रेला terms to refer to various research strategies that share certain characteristic and गुणात्मक शोध कुछ खास विशेषताओं को साझा करने वाली विभिन्न शोध रणनीतियों का परिसूचक एक व्यापक पद है। ठीक है, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च को ब्रेन में लेके चलना है आपको, माइंड में। सेकेंड स्टेटमेंट देते हैं, द रिसर्च डाटा कलेक्टेड इन क्वालिटेटिव रिसर्च हैज़ बीन टर्म्स ऑफ रिच
इन डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स, प्लेस एंड कन्वर्सेशन। गुणात्मक शोध में संग्रहित शोध आंकड़ों से है। ए दे रहे सभी आंसर। बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप सभी। देखते हैं आंसर इसका क्या है। ए बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। क्या बात है। राधिका दी बताओ ए क्यों? हाँ दी मैं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गुणात्मक है ना, गुणात्मक शोध कुछ खास विशेषताओं को साझा करने वाली विभिन्न शोध रणनीतियों का परिसूचक एक व्यापक पद है। मतलब कि गुणात्मक और मात्रात्मक होता है ना, तो गुणात्मक में हम क्वालिटी देखते हैं। वेरी गुड। सेकेंड वाला अपने गुणात्मक निधि में संग्रहित शोध आंकड़ों से है। तो दोनों में ही मतलब आके गुणात्मक में हम क्वालिटी भी देखेंगे ना और क्वांटिटी भी देखते हैं। ठीक 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 है जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गुणात्मक यानी क्वालिटी बेस हमें देखना था। क्वांटिटी बेस एंड क्वालिटी बेस दो चीज़ें हैं, और इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग करते हैं, सॉरी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आज, तो हमने टाइम पे ख़त्म कर दिया। और आई थिंक अराउंड 5-6 क्वेश्चन और होंगे, सभी करेंगे, आंसर करेंगे। आज तो अच्छी वाली स्पीड पकड़ी आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 11 का आप देखेंगे। अ यूनिवर्सिटी टीचर्स प्लान टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन इम्प्लीमेंटिंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर क्रिएटिविटी लेवल। ठीक है, ये आपका एक केस दे दिया गया। अब देखना है विच मैथड ऑफ रिसर्च विल बी अप्रोप्रिएट टू यूज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट। डी का आंसर आता हुआ सबका दिख रहा है। जमन कहाँ गए? लैपटॉप हाँ मैं यहीं पर हूँ। सभी का आंसर आ गया? सोनिया जी आंसर बताइए। जी मैम, मुझे लगता है इसका आंसर डी होगा, क्योंकि वो टीचर जो है तो उनको क्रिएटिविटी लेवल देखना है स्टूडेंट का, तो उनको पहले स्टडी करना होगा स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस या उनके क्रिएटिविटी लेवल को, और उसके हिसाब से वो उस पर, हाँ, उन स्टूडेंट्स पर ठीक है, आप स्टडी लोगों ने करेंगे, बिल्कुल सही रिसर्च समझा है। करेंगे। इसका डी आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उपयुक्त संदर्भ में कार्योत्तर शोध विधि उपयोग होगी, है ना, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। और हाँ, ये मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दिया था, पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हिस्टोरिकल अभी जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था, इसी चीज़ की मैं बात कर रही थी कि जो कार्योत्तर शोध यानी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड होता है, ये सामाजिक विज्ञान में प्रयोग की जाती है। ठीक है, यानी सोशल लाइफ में लिया जाता है, किसी घटना के संदर्भ में आयोजित की जाती है, और ये कोई भी घटना हुई होती है उसी के पर्पज से इसको लेते हैं। इस शोध में चरों और प्रत्यक्ष रूप से हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता है। बिल्कुल ठीक है, आपको पता है, काफ़ी लंबे समय के बाद यह है। अब देखिए यही चीज़ है, पूछ सकते हैं, आपको भी पूछा नहीं गया है, एक्स पोस्ट फैक्टो और हिस्टोरिकल में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग बता देंगे इजीली। एक्सपोर्ट अभी रिसेंट में उस पर स्टडी की जाती है। ठीक है, हिस्टोरिकल जो होता है, जैसे उस दिन मैम ने बताया था, आई थिंक राणा प्रताप जी का, उन्होंने महाराणा प्रताप जी का एग्जांपल दिया था कि उसमें वो उनकी लाइफ के बारे में हम लोग रिसर्च करते हैं, तो वो हिस्टोरिकल उन्होंने समझ के आंसर कर दिया था, जबकि वहाँ पे आंसर एक्सपोस्ट फैक्टो का था, लेकिन वो महाराणा प्रताप जी का आंसर लेके जा रहे थे। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कब बन जाता है, जब ये बहुत लंबा टाइम हो जाता है उस केस का, अब वो उस अतीत की सिचुएशन में आ गया, देन हम इस मेथड का अप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे सभी।
चलिए बताएंगे, सभी आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ रिसर्च आर एसोसिएटेड विद क्वालिटेटिव इंक्वायरिंग? शोध के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित है? फिर से आ गया है उसी के जैसा प्रश्न। एक्चुअल सिटिंग एज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ डाटा, डाटा कलेक्शन अंडर कंट्रोल कंडीशन। जल्दी जल्दी करना है। अब देख लीजिए, हमें इतना सोचना पड़ रहा है, एग्जाम में हमें सिर्फ 1 घंटा मिलेगा, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और बहुत टाइम नहीं मिलेगा हमें सोचने के लिए। तो जब हम क्वेश्चन बार बार सॉल्व करते हैं ना, माइंड फिर प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है कि हमें ऐसे अपने टाइम को मैनेज करना है। आंसर करेंगे सभी। आंसर आता हुआ दिख रहा है सभी का? तो 12वीं का हमें आंसर बताती, बाकी जो सोच रहे हैं कोई बात नहीं। इसका आंसर बी होगा, फर्स्ट। हाँ यस मैम, क्योंकि ना फर्स्ट यस मैं बी कर रही थी, बट मैं क्या मालूम मैं कुछ रॉन्ग जा रही हूँ क्या। यस फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। यस ठीक है, तो मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है, आप लोगों को समझ में आ ही गया है थर्ड क्यों है। बट इन्होंने बी क्यों लिया है? सॉरी, माफ़ कीजिएगा, बी है इसमें। मैं यहाँ ऑप्शन देख रही थी, मैं यहाँ पे मैंने बी को टिक कर दिया, मैंने इसको नोटिस किया। क्योंकि मैम फर्स्ट ऑप्शन तो आएगा ना एक्चुअल सेटिंग, हाँ, क्योंकि right. डायरेक्ट से ही लेना जाना चाहिए, और सेकंड वाला तो आएगा ही नहीं, कंट्रोल कंडीशन और प्रोसेस ही इम्पोर्टेंट है रेदर देन आउटकम, जो क्वालिटी है तो राइट, इसलिए शायद। वेट, मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हुई थोड़ी सी। फर्स्ट डायरेक्ट सोर्स ऑफ डाटा बताते हैं, डाटा कलेक्शन अंडर कंट्रोल कंडीशन। उन्होंने भी 135 ही दिया है मैम, बट एक्सप्लेन करते हुए नीचे वो 1 2 3 ऐसे नंबर्स डाल के लिखे हैं, तो शायद उसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो गया होगा। बिल्कुल राइट। ठीक है, तो इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ये 1 3 और 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं ना एक बार फिर से मैं दोबारा क्रॉस चेक करवा दूंगी। अभी बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम लोग। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीटी भी इन्वॉल्व कर दिया इन्होंने, बहुत ही आसान है। चलिए सभी आंसर कीजिए जल्दी। A research scholar while writing his her thesis use, देखो आपका जो रिसर्च कंप्लीट नहीं होता बिना आईसीटी के। आईसीटी का फुल फॉर्म बताएंगे मुझे जल्दी, अनम्यूट कर लो। आईसीटी का क्या फुल फॉर्म है? बताओगे? होमवर्क है, लिख लो। इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आईसीटी के यूनिट से आ सकता है, हमारे रिसर्च में भी इन्वॉल्व होता है, तो इसके बिना तो आप रिसर्च पूरा कर ही नहीं पाएंगे। जो हम अपना थीसिस लिखते हैं तो उसमें आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और तो और अपने डेटा के ट्रू फैक्ट निकालने के लिए भी हम इतने सारे ऐप्स और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं हमें इस्तेमाल लगा ही रहता है, ठीक है। वेरियस स्टेजेस ऑफ रिसर्च conducted, she justify the conceptual error in interpreting result attributing the same to the specific ICT device. This will be labeled as। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा, ठीक है। सभी बी सोनिया जी नहीं होगा, ए होगा। देखिए, कोई शोधार्थी अपना शोध प्रबंधन लिखते समय शोध के विभिन्न चरणों में आईसीटी का प्रयोग करती है। वह परिणामों का निर्वचन करने में अवधारणात्मक त्रुटियों को सही ठहराती है, ठीक है। अब उसको वो जो जस्टिफाई करना है उस अपने कॉन्सेप्ट को,
ठीक है। तो अवधारणा में उसकी गलतियों की वजह से त्रुटियां हो सकती हैं, ठीक है, वो बता सकती है कि गलत है या सही है। इसके लिए विशिष्ट आईसीटी युक्तियों को जिम्मेदार मानता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आईसीटी ही उसी की जिम्मेदारी होगी कि भैया टेक्निकल एरर की वजह से ये गलती हो गई है। टेक्नोलॉजी भी तो हमारे इंस्ट्रक्शन से हमारे अकॉर्डिंग चलता है, राइट। कोई भी कंप्यूटर है, रोबोट है, कोई भी चीज़ें हैं, हम उसके ऊपर नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो तकनीक है वो जैसे बिहेवियर वाली चीज़ें होती हैं जो हम फील करते हैं, इन सारी चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करता है टेक्निक। उनके अंदर जो चीज़ें, जो फीचर्स डाले गए वो उसके अकॉर्डिंग अपना बेस्ट देते हैं, है ना। तो इस चीज़ों को अगर वो त्रुटियों को बताते हैं, ठीक है, गलतियाँ निकालते हैं, फॉल्स निकालते हैं, तो इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि भैया ये टेक्नोलॉजी की ही गलती थी। अगर गलती है तो उसको सुधारने का काम किसका है? हम सबका है, राइट। मैम ये लास्ट लाइन पे तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन दे दिया ना उन्होंने, विशिष्ट आईसीटी युक्तियों का जिम्मेदार मानता है, तो ये तो टेक्निकल इनकॉम्पिटेंसी हुआ ना मैम। ये जो इन्होंने लास्ट तो पूरा स्टेटमेंट दे दिया है, राइट। इन्होंने पूरा स्टेटमेंट दे दिया। देखो कोई भी एरर आएगा हम आईसीटी को जिम्मेदार नहीं समझ सकते हैं। वो सक्षम नहीं है आपके त्रुटियों को सुधारने में। वो सिर्फ वही करेगा जो आपने उसको डाटा दे दिया, उसी को ही वो कंक्लूज करके दे देगा, उसका कंक्लूजन, ठीक है। अब उसमें सही है या गलत है वो आपको देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। ओके मैम। ठीक है, चलिए आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। Action research is cyclic is in so far as it's involve plan, act, observe, reflect cycle, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड कहते हैं, मतलब एक्शन रिसर्च को लेके आपको सोचना है। द पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च इज टू डेवलप अ थ्योरी टू एक्सप्लेन कॉजल रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। बताइए, ए जा रहे हैं सभी, यानी दोनों स्टेटमेंट को सही बता रहे हैं। प्लीज़ ध्यान से पढ़ेंगे। देखो स्टेटमेंट में मैंने देखा है बहुत लोग गलतियां करते हैं, और जबकि स्टेटमेंट का ऐसा होता है कि गलती होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वही मिस्टेक होती है। एक्शन रिसर्च इज़ अ साइक्लिक, हिंदी पढ़ती हूँ मैं। क्रियात्मक अनुसंधान चक्रीय, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्रियात्मक अनुसंधान से किन स्टेटमेंट पढ़ रहे हो? अनुसंधान का प्रयोजन चरों के बीच कारणात्मक संबंध की व्याख्या करने हेतु एक सिद्धांत विकसित करना होता है। क्या ये एक्शन रिसर्च का, पूनम दी वापस आ गया रे वाह, तो क्या ये एक्शन रिसर्च का कोई भी चीज़ इंक्लूड करता है? कविता मैम बोल रहे फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, बिल्कुल सही। तो ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है? ये सी दे रहा है, ठीक है। तो बताइए मुझे ये किसका स्टेटमेंट है, किसके अंतर्गत आता है, कौन सा रिसर्च कहलाता है? जिसमें हम मतलब चरों के बीच में रिलेशन दिखाते हैं। हाइपोथेसिस। ये कौन सा रिसर्च हुआ? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंतर्गत हम चरों में फेरबदल करते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं वो उनको इफेक्ट करने के लिए भी आते हैं, राइट। तो हम लोग उनको कई बार कंट्रोल कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह से हमारा रिजल्ट, कई बार रिसर्च जो है फॉल भी हो जाता है और कई बार कुछ और रिजल्ट आ जाता है। किस में होता है वो? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंतर्गत, ठीक है। एक्शन रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि वो एक्शन ले लेते हैं, और उसका साइकिल भी आप लोगों को याद है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम सभी। चलो बताओ मुझे, 11 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
जूम करेंगे सभी। आई थिंक इसका आंसर ऊपर ऊपर हो गया है। आंसर मत देखो आप लोग। आइडेंटिफाई सैम्पलिंग प्रोसीड्यूर्स in which unit are chosen given an equal and independent chance। प्रतिचयन प्रतिक्रिया को चिन्हित कीजिए जिसमें इकाइयों का चयन, समापन और स्वतंत्र अवसर प्रदान करते हुए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे मुझे कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा होता है कि वो सभी जितने भी वहाँ पे वेरिएबल्स हैं उनको एक इक्वल उनको अवसर मिलता है कि चूज टीचर करने का। दूसरे हाँ जी, ऑप्शन नहीं दिख रहे, ये ए बी और बाकी के कहाँ है? बाकी के ऊपर आंसर प्लीज मत देखना। ओके ओके, अच्छा नहीं नहीं, हाँ क्योंकि आज तो मेरे पास टाइम नहीं मिला था, मैं इनको हटा नहीं पाई। वो प्रोबेबिलिटी वाले ही है ना जो एग्जाम्पल है, हाँ वो राइट इसलिए हम राइट। लेते तो जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप देखो बार बार एक ही जगह से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपका, प्रोसेस पे, एक्शन रिसर्च पे, केस स्टडी पे, एक्सपोज फैक्टर पे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे, सैम्पलिंग पे, राइट। हम लोग इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, हम इधर ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो आंसर सबका आ गया यहाँ पर। तो आंसर डी बिल्कुल सही आंसर है। अब डी में देखते हैं हम लोग क्या है। 2, 4 एंड 5 ये मैम ने भी बता दिया था। 2, 4 एंड 5 रैंडम सैम्पलिंग मेथड, सिस्टमैटिक एंड स्ट्रेटिफाइड, इन तीनों चीज़ों में सब में इक्वालिटी रहती है कि इसमें कोई ऐसा नहीं रहता है कि हम किसी एक चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कॉमन ही, सब जगह कॉमन ही प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, कुछ भी नया नहीं है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आगे है। क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिग्म emphasize participants perspective and use an empirico-inductive approach। गुणात्मक शोध प्रतिमान प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल देता है और इंद्रियानुभाविक आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। गुणात्मक शोध के बारे में बता रहे हैं, आप जिन्होंने पढ़ा होगा आंसर कर लेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च। दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, इन द सेम रिसर्च प्रोजेक्ट इट इज नाइदर पॉसिबल नॉर डिजायरेबल टू यूज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्या बता रहे हैं, एक ही शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रतिमान दोनों का प्रयोग ना तो संभव है ना ही वांछनीय है। बताएंगे मुझे। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा देख लिया क्या? सी इसका आंसर है, ठीक है। क्योंकि गुणात्मक शोध प्रतिमान प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पे बल देता है, यानी पहला वाला बिल्कुल सही है। कथन सेकंड वाला असत्य क्यों है, क्योंकि एक अच्छे शोध परियोजन में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रतिमान दोनों का प्रयोग वांछनीय है, दोनों कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, बहुत ही आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से। The research method which focused on establishing a causal relationship with control among independent variables, moderate and dependent, is called स्वतंत्र परिमार्जक और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण। देखो जो अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे थे एक्शन रिसर्च में, उसी का आंसर यहाँ पे है, वही स्टेटमेंट दिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया है। चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कारणात्मक संबंध स्थापित करने पर केंद्रित शोध पद्धति कहलाती है। रिलेशनशिप सभी का ओहो मेरा सिस्टम। चलो डी बिल्कुल सही है आपका। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है दो चीज़ों के बीच में रिलेशन को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप देखेंगे। प्लीज़ आप लोग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लीजिएगा। अभी मैं प्रश्न पूछना चाह रही थी बट नहीं पूछ पाऊंगी, हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे सभी।
ये तो ज़्यादा ही क्वेश्चन हो गया, मुझे लगा 6 साल बचे होंगे। चलिए 14 बताएंगे सभी जल्दी से, बहुत इजी है, सारे क्वांटिटी से ही रिलेटेड है, क्वालिटी वाला एक भी नहीं पूछा है ना, क्वालिटी वाले 2 पूछे गए, ये बढ़िया नया क्वेश्चन, क्वांटिटी का पूछ लिया इस बार, क्वांटिटिव। 14 का आंसर करेंगे। मात्रात्मक शोध प्रतिमान की अभिलाक्षणिक विशेषताएं क्या हैं? राधिका दी का तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। डी, ओ नहीं नहीं नहीं, फिर से सोचो, सी, डी, नहीं 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 नहीं, सी डी, नो नो नो, ये 3, 4 और 5 है। 3, 4 और 5, 3, 4 डी। तो जनसंख्या अभिलक्षण के सामान्यीकरण को बल प्रदान करता है, इन जनरेशन ऑफ द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, एंड 4 जो है ये लोगों की बड़ी संख्या के प्राप्त संख्यात्मक आंकड़ों से, ठीक है 4 तो मैं भी मानती हूँ, एंड 5th 3 एंड 4 तो होंगे ऐसे लग रहा है मैम, शायद से तो। हाँ 3, 4 तो मुझे भी लग रहा है। 5 का सोचो, 5 की जगह क्या आएगा? अच्छा क्वांटिटिव, क्या अभी आप लोग मुझे बताइए, वो डिडक्टिव मेथड को फॉलो करते हैं इंडक्टिव को? क्वालिटेटिव रिसर्च इंडक्टिव की तरफ जाती है डिडक्टिव की तरफ, क्या चीज़ लेता है वो? साइंस बेस होती है ना, आंकड़ों पर आधारित होती है, मतलब हाँ ठीक है, मात्रात्मक होती है, गुणात्मक नहीं, गुणों को नहीं देखता है ये। ठीक है चलिए देखो, आपका हाँ, फर्स्ट बता होगा, दीजिए। 5th नहीं होगा यहाँ पर। रीज़न उसका ये कि डिडक्टिव कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है आपका क्वालिटेटिव मेथड, सॉरी क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव इंडक्टिव को फॉलो करता है, राइट। तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, आप लोगों ने इसी को काट दिया, ये तो होगा ही होगा, 100% होगा, राइट। 4 भी होगा ही, नंबर, यहाँ पे नंबरों को लिया जाता है, बिल्कुल साइंस को रिलेट करता है, ये साइंस को लेके चलता है, उसको वैल्यू सबसे ज़्यादा देता है, नाम से भी पता है क्वांटिटेटिव हुआ ये, राइट। 3rd भी सोचना था थोड़ा सा, बट जब भी हम जनरलाइज करते हैं पॉपुलेशन, तो भैया वो आप ऐसे ही भावनाओं में तो हम नहीं बता सकते, राइट। तो उसके लिए भी हमें क्वांटिटी की ज़रूरत है कि वो उसका पॉपुलेशन किस लेवल का है, उस चीज़ को हमें बताना पड़ेगा नंबर के अकॉर्डिंग। तो आपका जो आंसर है ए बिल्कुल सही है, 1, 3rd एंड 4th इसी में आ रहा है, 1, 3rd एंड 4th, ठीक है। सब फंस गए, बहुत इजी था ये, अरे वाह यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फंसना नहीं है, मेरे को याद नहीं आ रहा पेज नंबर, बट आप लोग पढ़ लेना, ये शायद सर ने भी करा दिया आप लोगों को, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव को अच्छे से, पोस्ट पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविज्म को भी अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कीजिए सभी। What is the usual sequence of steps in the scientific method? बहुत ही आसान है, ये तो किसी का गलत नहीं होगा। मैं बताऊं क्या, बहुत थक गए आप लोग। पूनम दी बी बोल रहे हैं, यानी बी। ठीक है, बहुत सही है, बिल्कुल। प्रॉब्लम भैया, हम सब पहले प्रॉब्लम देखते हैं, फिर
सभी करेंगे आंसर? मुझे लग रहा है सब थक गए। बस 3 से 4 मिनट और दे दीजिए, मेरा सिस्टम ऑफ हो गया तो छुट्टी, नहीं हुआ तो बस हम एक क्वेश्चन करके जाएंगे ताकि आप लोगों के ऊपर बर्डन ना हो घर पे। बी की तरफ से बढ़ते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। बी का ऑप्शन है आपका 2 3 1 5 4, ठीक है, यानी 1 भी है सही, 2 भी है सही, 3 भी है सही, एंड मतलब ये सीक्वेंस है सही, तो सारे ही हैं ठीक है। तो पहले आपका क्या आएगा 2, पहले 2 होगा, फिर 3, फिर 1, फिर 5, फिर 4। आप लोग स्टेप्स भी याद करेंगे, जितने भी स्टेप्स होंगे। तो इन्होंने बना भी दिया, ठीक है। पहले हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं ना, फिर उसको उन थीसिस हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर चरों का हम किस तरीके का वेरिएबल्स लेंगे उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अल्टीमेटली ये रियल जो सीक्वेंस नहीं है, आपका जो सीक्वेंस है वो आपको ओरिजिनल वाला याद करना है। रिसर्च के भी सीक्वेंस दिए गए हैं, हाइपोथेसिस और सारी चीज़ों के भी है मिलेंगे, एक्चुअल रिसर्च के भी जो स्टेप थे आपको वैसे ही तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 22, रिसर्च इसको कर लीजिए जल्दी से। ऑफ हो गया मेरा सिस्टम। मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। करें अभी या फिर नेक्स्ट टाइम करें, आप लोग बताइए। नहीं, ये वाला कर लेते मैम, अभी जो डिस्प्ले ठीक है, किया था। अब मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ अपने फ़ोन से, राइट। तो अभी आप लोगों के ऑप्शंस मुझे नहीं दिखेंगे, तो आप लोग मैनेज कर लेना, कर लेते, नहीं तो वही चीज़ होता है ना, हम लोग खुद भी फिर दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, सारी चीज़ें पढ़नी है, इतना कम टाइम है। और जी हैंड डाउन कीजिए, मैं ना एक सेकेंड, फ़ोन पे ये तो दिक्कत होता है, कोई लेफ्ट होता है ना तो सामने स्क्रीन पे आ जाते हैं, फिर हम नहीं कर पाते कुछ भी। चलिए जी, तो अब आप वर्बली मुझे बताएंगे, ठीक है, मैं आपका आंसर नहीं देख पाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे थे हम सभी। ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, 20-22 ही क्वेश्चन लिए थे मैंने। दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन आप सभी को? जी जी दिख रहा है। हाँ ठीक है, चलिए। बस जब साथ होता है सबका तो काम आसान हो जाता है। बाकी सभी जूम कर लेंगे, बताएंगे मुझे। A research scholar find through statistical analysis that the value of t, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अभी तक जितने भी प्रश्न हमने किया सबसे हटके है। आंसर करेंगे सभी? ए और बी है क्या पूजा मैम? हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। ए और बी होगा इसका, शून्य परिकल्पना नकारी जानी चाहिए, बिल्कुल सही। अगर नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट करते हैं, उसको सही ठहराते हैं, ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट जो होगा, रिसर्च जो होगा वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा क्या ऑप्शन दे रहे हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है, पी वैल्यू के बारे में सुना आप लोगों ने? देखो आपका नल हाइपोथेसिस तभी कैंसिल होता है जब आपका पी वैल्यू जो है 0.05 का आता है, ठीक है। तो पी वैल्यू से ही हम एनालाइज करते हैं कि आपका नल हाइपोथेसिस होगा या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, ठीक है। तो ऐसे जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एनेवा,
इस तरह के बहुत सारे टेस्ट बने हुए हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए। हम लोग इसको बाद में देखेंगे, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सैंपल इन रिसर्च। बहुत ही अच्छा, इजी है प्रश्न। शोध में अच्छे प्रतिदर्श की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है। बहुत ही आसान है, बेसिक है। सुगमता पूर्वक प्राप्त ऐसा होना चाहिए आपका प्रतिदर्श सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए कि जो सबको रिप्रेजेंट, बिल्कुल सही है, तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, सी देखेंगे, सर्विंग द पर्सनल कंसिडरेशन ऑफ द रिसर्चर, प्रिसाइजिंग एंड एक्यूरेसी इन अप्रोक्सीमेटिंग द पैरामीटर्स। बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैम BDE। किसने आंसर किया? मैंने मैम, महुआ। महुआ जी ने। अच्छा ठीक है, महुआ मैम, बिल्कुल आपने सही आंसर किया है। जिन्होंने BDE दिया हुआ है वो बिल्कुल सही आंसर पे गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऐसे ही करना है, ठीक है, तो गलत होगा ही नहीं कभी। क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे सभी, ये भी बहुत ही आसान है। कॉलेज टीचर इंटेंड टू फाइंड आउट टू what extent student involvement in learning of boy and girls from rural urban areas is attributable to the socio-economic status of the family from which they hail. What will be designed as an independent variable in this research project? बताएंगे। ग्रामीण और शहरी बच्चों के ऊपर संलिप्तता किस हद तक वे जिस परिवार से आते हैं उसकी सामाजिक आर्थिक अवस्थिति से जुड़ी है। इस शोध परियोजना में किस चर को निराश्रित चर, ठीक है, इस पे देखो आपको देखना मैम एक पड़ेगा। ही आंसर देना है, एक ही आंसर देना है मैम। हाँ जी, हाँ जी, ए आंसर है। ठीक है, ए आंसर है इसका। मुझे लगा ए है। और कोई भी आंसर दे रहे हैं स्क्रीन पर? ए के अलावा और जिनका मत है वो बताएंगे मुझे। मतलब जिसको मैम change- बी। हाँ, जिसको चेंज नहीं कर सकते दैट इज इंडिपेंडेंट, तो बी हाँ, तो होगा यहाँ ना। पे बेसिकली देखो, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अभी टाइम कम है लेकिन मैं फिर भी क्लियर करना चाहूँगी। मुझे बताएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं? जिनको हम चेंज कर सकते हैं। ओके, और डिपेंडेंट? स्वतंत्र चर होता है। जिनके ऊपर असर देखते हैं, ठीक है, वो डिपेंडेंट होता है। और इंडिपेंडेंट जिसके ऊपर हम लोग खुद अपना चेंजेस करते हैं, अपना इंटरवेंशन बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा? परिवार के सामाजिक आर्थिक स्थिति। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो अपना डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इन सबको क्लियर रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब आपके क्वेश्चन रह गए तीन से ज़्यादा नहीं होगा, गारंटी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्म एम्स primarily at application of theoretical advance with an eye on exploring the possibility for generalization। सामान्यकरण योग्यता के लिए संभावना की खोज पर केंद्रित होने के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शोध का प्रकार मुख्यतः सैद्धांतिक प्रगति के प्रयोग में लक्षित होता है? डी है। यस कविता मैम, क्या बोला आपने?
नहीं सुनो, एक बार मुझे पढ़ने दो वापस। डी लग रहा था बट एक बार ए वापस। मैम फंडामेंटल रिसर्च सैद्धांतिक प्रगति के प्रयोग पर लक्षित होता है। अच्छा, ये तो मूल्यांकन हो गया। अप्लाइड ही है ना मैम, अप्लाइड रिसर्च होगा ना थी, क्योंकि थियरी तो है, खाली अप्लाई करना है, राइट? आई राइट, थिंक। हाँ मुझे बिल्कुल भी डी सही। लग रहा है। तो ठीक है, अभी अभी तो सबको समझ में आ गया। कविता मैम एक बार आप बता दो सबको, अप्लाइड रिसर्च कैसे आपने देखा? इन्होंने खाली जस्ट इतना ही है ना कि एम्स प्राइमरीली एट एप्लीकेशन ऑफ थियरिटिकल, तो अप्लाई थियरी रेडीमेड है, आपको अप्लाई करना है और ध्यान रखना है कि कैसे जनरलाइज किया जाए। तो इफ अप्लाई तो अप्लाइड रिसर्च ही होगा ना, थियरी तो राइट, है हमारे पास। ठीक है, ठीक है दी, राधिका दी। हाँ मैंने अनुपयुक्त देख लिया, अप्लाइड तो कोई देखा बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। चलिए, ये लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है आप सभी का। In which of the following there is a considerable scope for violations of research ethic? बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है, ये भी थोड़ा हटके है, एथिक्स के ऊपर है। आप लोगों को पता है एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स, अनएथिक, नहीं पता? नैतिकता का उल्लंघन, इसके बारे में पता है आप सभी को? मतलब मोरल रूल्स जो हमें फॉलो करने रहते हैं वो क्या है? राइट, राइट, यानी कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना कंपल्सरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम रिसर्च के पर्पस से हम देखते हैं, अगर हम किसी का रिसर्च पेपर का कोई कंटेंट लेते हैं, ठीक है, और उसमें हमने उनका नाम मेंशन नहीं किया, ठीक है, तो ये नैतिकता पर असर करेगा। इट मीन्स कि हमने चोरी की है। और अगर हमने रेफरेंस दे दिया कि नहीं ये मेरा चीज़ नहीं है, इस सज्जन का, इस व्यक्ति का या इस रिसर्चर का ये कंटेंट है, तो आपका रिलायबल हो जाता है और ज़्यादा ऑथेंटिक रहता है। मैम इसमें ई ऑप्शन है ही नहीं, आंसर में ई दिया है। वेरी गुड, ई नहीं है, डी। बिल्कुल डी हाँ, तक देखेंगे हम। आप ए बी सी डी देखिए, बस ई को रहने दीजिए। पूछा मैम, इसमें एक भी के ई बाद है मैम। बी सी डी है क्या? तीनों में चांसेस रहते हैं वायलेशन के, बी सी डी। देखो ए तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो प्रॉब्लम का है, तो हम लोग इसमें तो किसी को देखते ही नहीं। हम तो रिसर्च में फील कर देखते हैं कि लूप एरिया कौन सा है, कहाँ पे मैं काम करना है, राइट। डाटा इंटरप्रिटेशन, ये चीज़ हो सकता है कि हम जो आंकड़े ले रहे हैं, इसमें भी क्या होता है, कई बार कई लोग एथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट, ये भी मेरे अनुसार बिल्कुल सही है। दूसरे के द्वारा बनाए गए शोध साधनों का प्रयोग, टूल्स मेड बाय, नहीं ये एथिक्स के खिलाफ नहीं है, डी वाला। क्योंकि जो टूल्स अभी देखो, हम इतने सारे वैज्ञानिकों ने चीज़ें बना दी है, बना के वो चले गए हैं। अब ऐसा वो किसी एक के ऊपर उसका स्वामित्व नहीं होता। अगर मैं EEG यूज़ कर रही हूँ, तो जिन्होंने EEG इन्वेंट किया है उनके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं होगा, ठीक है। तो डी जो होगा वो नहीं होगा, BC होगा, ठीक है। टूल्स के ऊपर कोई एथिक्स का नहीं तो इसमें डी चलता है। सभी में है, लेकिन मैम सभी ऑप्शन में डी, बी सी में भी अरे वाह दी, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। हाँ। आई थिंक वैसे उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, ऐसे बोल रहे हैं क्या इसमें? जो टूल्स आप यूज कर रहे हो उसमें इस हाँ, तरीके से बोला गया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ई को आप हटा दीजिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन में बी और डी है। अरे यार मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। ए में तो बी सी और तो सी बी दोनों, होना चाहिए, बी और सी। बी और सी मैम ए में है। तो ए तो हम नहीं ले सकते ना, प्रॉब्लम तो नहीं होगा। आंसर क्या है पूजा मैम? मुझे भी नहीं पता, सी है इसका आंसर। अच्छा, मतलब डी तो है ही। ओके। आप सही जा रहे थे मैम।
बट मुझे नहीं लगता टूल्स के लिए भी एथिक्स को फॉलो करते हैं। मे बी यू आर या फिर राइट। प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है क्या मैम? मतलब आई थिंक दूसरे किसी सोर्स से ये क्वेश्चन चेक कर सकते हैं ना, हाँ, कभी मेरे कभी को देखना प्रिंटिंग। पड़ेगा, मैं ना पूछूंगी हाँ। थोड़े से एक्सपर्ट से, ठीक है। तो एक ओके। क्वेश्चन हमें मिला है, क्वेश्चन नंबर 13 को प्लीज़ थोड़ा सा हम लोग अभी रीचेक करके फिर इसको जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। आगे करते हैं, फिर इसका आंसर यहीं पे रखते हैं पेंडिंग। अदरवाइज आपका कविता मैम का भी बिल्कुल सही जा रहा है कि हाँ डी भी ले सकते हैं, बट टूल्स के बारे में मैंने पढ़ा नहीं है, भी सुना भी नहीं मैंने कहीं। हो सकता है टूल्स का भी हो सकती है, वे किसी ने कॉपीराइट किया हो, अगर उसका इस्तेमाल करते हैं उसमें हम मेंशन नहीं करते तो मे भी चीज़ लिया जा सकता है। 14 करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। A research hypothesis is a conjectural statement postulating the relationship among variables with a view to advanced solution of the problems of study। परिकल्पना एक अनुमानित कथन है जो अध्ययन की समस्या के निदान की दिशा में चरों के बीच संबंधों को अभिधारित करता है। आप लोग इसको कर लेंगे बहुत आराम से। द non-probability sampling procedure provides the best estimate for the population parameter। गैर संभाव्यता प्रतिदर्श प्रतिचयन प्रक्रिया जनसंख्या प्राचल के लिए सर्वोत्तम आकलन है। मैम बताएंगे। 1 सही और 2 गलत, ऐसा है क्या इसका? हाँ, हाँ, मुझे भी ये ऐसे लग लग रहा रहा है। है। मुझे फर्स्ट सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। सेकंड जो वाला तो हाइपो गलत ही है ना मैम, फर्स्ट वाले में आप एक्सप्लेन थोड़ा कर दीजिए। देखो फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है, रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ कंजेक्चुरल स्टेटमेंट पोस्टुलेटिंग द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स विद अ व्यू एडवांस सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। देखो हमारा हाइपोथेसिस अल्टीमेटली किस चीज़ को लेकर चलता है, जो प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट किया अपनी रिसर्च के लिए, उसी को ही उसका सॉल्यूशन देने के लिए आगे मूव करता है, राइट। यस। और जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में फिर हम रिलेशन दिखाते हैं, कंट्रोल सॉरी जो भी चर होते हैं हमारे, ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में जो भी रिलेशन होता है वो हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है, वो हम लोग आगे रिजल्ट निकालते स्टेटमेंट हैं। को एक्सप्लेन। तो स्टेटमेंट सेकंड में क्या बोल रहा है कि जो नॉन प्रोबेबिलिटी है वो जनसंख्या प्रचालक के लिए सर्वोत्तम आकलन है, यानी एक पॉपुलेशन को देखने के लिए सर्वोत्तम टूल हो सकता है, मेथड हो सकता है। ये तो बिल्कुल नहीं लगता है। आप में से किसी को लगता है? नॉन प्रोबेबिलिटी जो पॉपुलेशन को हम समराइज करते हैं, लेते हैं, वो क्या नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड अगर हम लेते हैं तो क्या वही सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है या प्रोबेबिलिटी भी होता है? तो मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी होता सेकंड है, गलत होगा इसमें। या सेकंड गलत ही है मैम। हाँ गलत ही है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट सी सही होना चाहिए, सी सही भी है, ठीक है। तो यहीं पे आप लोगों का क्वेश्चन ख़त्म होता है। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। फाइनली आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए। ये अराउंड 20 या 23 क्वेश्चंस होंगे आज, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक सो यू मैम, मच थैंक आप यू लोगों वेरी को। मच। और 13वीं वाले को मैं देखूंगी, ठीक है, 13 को। वो फिर मैं कल अगली क्लास होगी ना मंडे को, एंड देन उसको डिस्क्राइब कर लेंगे। ओके, सभी को नमस्ते करते हैं। एक बारी प्रार्थना कर लेंगे क्लोजिंग मंत्रा के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिना। धीमा लंबा गहरा श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
नाउ ओपन योर आइज। आन सभी को नमस्ते, शुभ संध्या। हम लोग मंडे को मिलेंगे नए क्वेश्चंस के सेटों